सभी फीस नहीं है, सामाजिक चिंतन फीस नहीं करने है। वाले संवेदनशील सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं एक लक्ष्य को लेकर। और चूंकि 31 मई को माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती थी और वो ओबीसी समाज के नेतृत्व में काफी अच्छा योगदान उनका समाज के प्रति रहा। और एक महिला होने के नाते उन्होंने पूरे राज्य को काफी अच्छे से संचालित करके बताया। और बहुत, क्योंकि ये बात तो आजादी से पहले की है, उस समय बहुजन समाज नहीं होता था, सूत्र होते थे। क्योंकि सूत्रों में ये एक छत्र महारानी थी, इसलिए हम उनको आज याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि ऐसे योद्धा हमारे समाज में जन्मे और प्रेरित करें। अब मैं सीधे अपनी मुद्दे की बात कराता हूँ। व्यवस्था परिवर्तन। अभी बहुत अच्छी बात हमारे वरिष्ठ सीनियर साथी ने यहाँ पे कही थी है कि इस देश में बहुत सारे लोग आए, शक आए, फूड आए, कुषाण आए, मुगल आए और अंग्रेज आए और भारत छोड़कर चले गए। लेकिन जो जिससे हम त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो अभी तक छोड़ के नहीं गए। और ये प्रूफ है, सबूत है, साक्ष्य है कि ये भी विदेशी हैं। क्योंकि इनका डीएनए का एनालिसिस हो चुका है और डीएनए के आधार पर ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग। और कहाँ हैं ये लोग कि हमारी ही शकल सूरत जैसे हो गए और इस देश में खो गए। और षड्यंत्र उन लोगों ने हमारे इस देश के मूल्यवासियों के विरोध में हर तरह से किया और सामाजिक, आर्थिक और मानसिक गुलामी दी। ये तीनों गुलामी दी। क्योंकि अब समय पर परिवर्तन हो गया, आजादी हो गई, तो राजनीतिक गुलामी भी हमने आपके और हमारे ऊपर थोप दी। तो हमारा विकास कैसे हो, इस चिंतन के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे। किस तरीके से गुलामी से मुक्त हो, इनकी व्यवस्था को किस तरीके से अपने ऊपर हावी है उसको हटाएं, इसका चिंतन इस हॉल के अंदर हम लोग बैठ के करें। तो ये बड़ी साधारण बात नहीं है। इतने लोग जो बैठे हैं, कहने में तो संख्या में बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसे लोग तैयार हो जाएं और पूरे देश में इनकी व्यवस्था की पोल खोलते हुए अपने समाज के लिए काम करें, तो परिवर्तन बहुत बड़ी चीज नहीं है। समय जरूर लगेगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि हमारे समाज के इन महापुरुषों ने, जो यहाँ पर हम डिस्प्ले करते हैं बैनर, इन्होंने इन्हीं व्यवस्था के विरोध में काम किया और समाज को एक दिशा निर्देश दिया अपने अनुभव के आधार पर। ये कोई टीनेजर्स के लोग नहीं है, पहले समझने की बात यह है। ना ये यूथ हैं 20, 25, 30 साल के, ये सभी अपने अपना जीवन पूरा करके गए हैं और इनके पास कम से कम 40 से 50 साल का अनुभव रहा होगा इनकी व्यवस्था से लड़ने का, इनकी व्यवस्था को समझने का। और अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने समाज को मैसेज देना शुरू किया होगा कि इनसे छुटकारा पाने का रास्ता ये है। और छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा जानकारी देने से मिलेगा कि हमारे समाज को व्यवस्थित और सटीक जानकारी कैसे दी जाए, ताकि इनके चुंगल में फंसे हुए धार्मिक
सामाजिक और राजनीतिक तौर से लोग बाहर हैं। और एक जो बहुसंख्यक के गुलाम आज भी जो समाज है वो बाहर आकर इनकी कारगुजारियां और चालाकियों को समझ सके। इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन टीम या व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है या कैडर है वो हर वक्त चलते रहना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर पुष्पेंद्र और डॉक्टर पृथ्वी के द्वारा हो या आप लोगों के द्वारा हो। ये काम किसी एक का नहीं है, ये काम किसी एक को निर्धारित करके नहीं दिया है। चूंकि यहाँ पर कैडर होता है, इसका मतलब ही यही है कि आप उनकी तरह क्लोन तैयार कर रहे हैं। चूंकि इन लोगों को जानकारी व्यवस्था परिवर्तन की हो चुकी है कि किस तरीके से करना है, तो आपकी जिम्मेदारी केवल सुनने तक नहीं होना चाहिए, आपकी जानकारी इसको आगे बढ़ाने की भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि इस जंजाल से हमारे समाज को निकाला जा सके। कांसीराम साहब ने मूवमेंट चलाया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इस बहुजन समाज को जगाया जाए। और बहुजन समाज उन्होंने किसको कहा? जो यहाँ लिखा हुआ एसटी, एससी, ओबीसी एवं इससे धर्म परिवर्तित लोग, ऐसे लोगों की संख्या इस देश के अंदर 85% आकी गई आकलन किया। अब तो ज्यादा हो गई, जब जातिगत गणना होगी तो हमको समझ में आएगा। और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने जीवन दिया समाज परिवर्तन के लिए, तो उन्होंने कुछ चीजें तो हमें निर्धारित करके दी होंगी और उनके अनुभव से हम लोगों ने कुछ जानकारियां इकट्ठी की होंगी जो आपको बताने का काम यहां से किया है। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। निभाए कौन? सब चाहते हैं कि भगत सिंह बगल वाले घर में पैदा हो, हमारे घर में ना हो। तो भाई हम क्या करें? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक चीज और, जितने मूवमेंट होते हैं, जितने भी बड़े मूवमेंट होते हैं, उसमें कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सब कुछ बड़ा आसान है, बहुत इजी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर जाति व्यवस्था का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि चाहे वो इस देश के चीफ जस्टिस हो, चाहे वो इस देश के राष्ट्रपति हो या कोई और बड़ी पोस्ट पर हो, उनको जाति का दंश झेलना पड़ता है। तो आप किस मुगालते में हैं कि आपने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट या कोई टेक्निकल चीज कर ली तो आप इस व्यवस्था से बाहर निकल गए। आप इनके षड्यंत्रों में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको भ्रम है कि हम पढ़ गए, हम लिख गए, हम अच्छी जगह रहने लगे, अच्छे कपड़े पहन लिए तो हम इनकी व्यवस्था से बाहर हो गए। ये आपका भ्रम है। जब आप किसी नौकरी के लिए बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे या किसी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर जाएंगे जहां पर आप और अपने अधिकार और सम्मान की बात करेंगे, आपको आपकी औकात दिखा दी जाएगी। क्यों दिखा दी जाएगी? ताकि आपका जो मनोबल है वो टूट जाए और आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझने लगे। ये साइकोलॉजिकल गेम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसीलिए मानवर साहब ने कहा था कि मैं पढ़े लिखे लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट मानता हूं। एंटी सोशल एलिमेंट क्यों कहा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लक्ष्य निर्धारित है, संपादित करना है। लक्ष्य निर्धारित है, उसे संपादित करना है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग करें या पढ़े लिखे लोगों की सभा करें तो उन्हें पता ही नहीं होता लक्ष्य क्या है, मीटिंग में झगड़ा करते हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं होते, क्योंकि वो फील्ड में नहीं जाते, क्योंकि वो उन विषयों पर चर्चा नहीं करते। लेकिन जब 20-25 लोग बैठ के बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के अपना ज्ञान देते हैं तो सबके डायमेंशन अलग हो जाते हैं, वो किसी भी निष्कर्ष पर मीटिंग के बाद नहीं पहुंचते। इसलिए मानकर साहब ने इनको क्या कहा? इनको कहा एंटी सोशल एलिमेंट।
और ये एंटी सोशल एलिमेंट वो होते हैं जो पुलिस इस्तेमाल करती है उनको डंडा मार के सही करती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जितने लोग अनुभवी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान जरूर लिया होगा कि किस तरीके से इस निर्धारित काम को निष्पादित करने के लिए योजना किस तरीके बनाई होगी। हमारा लक्ष्य निर्धारित है, उसको निष्पादित करना है। और निष्पादित कैसे हो, इसके लिए आपके पास शक्ति संचय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है आपके पास शक्ति संचय के अलावा। अगर आपकी शक्ति संचय हो गई तो आप बहुसंख्यक हैं, इनकी व्यवस्था को उल्टा कर दीजिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, अब शक्ति आए कहां से, शक्ति लाए कौन? शक्ति हम हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हमारे परिवार में शक्ति है, हमारे समाज में शक्ति है। संगठित होना है और उस संगठित करने के लिए ही यहाँ पर इस तरह के कैडर, इस तरह के आयोजन जगह जगह पे किए जाते हैं। फिर समाज के दायित्व से क्या होगा, ये कैसे होगा? क्या भाषण देने से सब कुछ हो जाएगा? आप समाज के लिए कुछ करते नहीं, आप स्कूल खोलिए, आप ऐसा हॉस्पिटल खोलिए। ये काम चैरिटी का नहीं है। चैरिटी में कुछ लोगों को लाभ दिया जा सकता है, ये मिशन बड़ा है, या चैरिटी का कोई काम नहीं चल रहा है। यहां पर शक्ति से उनकी व्यवस्था को पलटने का काम है जो चैरिटी से संभव नहीं है। चैरिटी से गिने चुने लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर व्यवस्था पलटनी है तो शक्ति का संचय करके इन जो विदेशी इस देश में अपना भेष बदल कर रह रहे हैं और हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको पहचान कर उनकी औकात दिखाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। और शक्ति जब संचय होगी तब आप सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से और राजनीतिक तौर से इस अखंड भारत के शासक भी हुए और नीति निर्धारक भी हुए। छोटी छोटी बातें हैं, हमें बहस में पढ़ के अपना अमूल्य समय नष्ट करते हैं। हम बहस में पढ़ के कोई बात ऐसी सामाजिक होती है जिसमें हम डिस्कशन में पूरा समय निकाल देते हैं। हमें ये काम नहीं करना है। हमारा उद्देश्य साफ है कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए चैरिटी की जरूरत नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए शक्ति की जरूरत है, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, और एकजुट काम करने के लिए एक जैसा सोचना जरूरी है। जब तक हम एक जैसा नहीं सोचेंगे, जब तक हम एक जैसा नहीं करेंगे, तो फिर हम मल्टी डायमेंशनल कार्य करेंगे जो हमारे लिए विभाजन का काम करेगी, जो हमारी शक्ति संचय को रोकने का काम करेगी। शक्ति से ही सब कुछ चलता है। अगर मैं कहूं ये पंखा चल रहा है तो मैं यहां से स्विच बंद कर देता हूं, शक्ति खत्म, पंखे का चलना बंद, पंखे का चलना बंद। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथी पुष्पेंद्र और प्रीति जी काम कर रहे हैं, इनका काम है इस पंखे को चलाने के लिए, इस मूवमेंट को चलाने के लिए शक्ति का संचय करना। और जब हम शक्ति का संचय कर ही लेंगे तो किसी की ताकत नहीं है जो इस बहुजन समाज को या बहुसंख्यक समाज को गुलाम बना कर। दिमागी तौर से तैयार होना होगा। हमारे मन में भाव आना चाहिए कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो निश्चित तौर से वो शीलवान और ईमानदार होगा। ये भाव जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम अपने नेतृत्वकर्ता पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। या तो खुद आगे करिए, शीलवान बनिए, ईमानदार बनिए, डेडिकेटेड बनिए, और अपने घर से समय निकालकर समाज में जाने का काम करिए। अगर आपके पास इतना नहीं है तो किसी पर विश्वास करिए, वो आपको लीड कर रहा है, लीड करने के साथ में आपके लिए पूरा जीवन समर्पित कर रहा है। अगर आप फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो चुल्लू का पानी होता है, कावड़ में डूब के मर जाए, फिर आपका उद्धार होने वाला नहीं है। फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और फिर जब नौकरी निकले तो उसमें देखिए कि रिजर्व कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, क्या मेरा बच्चा इसमें सीट में से अपने जीवन यापन के लिए कोई नौकरी ढूंढ सकता है। और जब आपके मन में ये भाव आ गया तो मैं दावे से कहता हूं, जब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप नौकर ही बनने लायक है, हमारी बनने लायक नहीं है।
मालिक बनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ लिख कर नौकर बनने की नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप मालिक बनने का तो सोच ही नहीं रहे, तो ये संभव नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर मैं यहां से सब आप मुझे, मैं बहुत छोटी सी बात करता हूं, फ्री में तो आप मुझे गाली भी नहीं देंगे, मैं दूंगा तभी देंगे, वो भी फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है, तब आपको गाली मिलती है। तो मेरा कहना यह है कि जितना भी अपने जीवन का समय है समझदारी के साथ मिशन मूवमेंट के लिए और इस देश में छद्म आवरण में घूम रहे लोगों को पहचानने, उनके षड्यंत्र को जानने और उनसे दूर रहने के लिए अपना, अपने परिवार का और समाज का जितना ज्यादा आप ब्रेन में लॉजिकल बातें डालेंगे उतना ज्यादा इनसे दूर होंगे और अपनी व्यवस्था को मजबूत करेंगे। आगे की बात मैं निवेदन करूंगा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित पुष्पेंद्र जी और दीदी की अपना बहुत बहुत धन्यवाद और माता सम्मान